नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भावना भाटी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एक बहुत आसान टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोषण से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स की अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं तो आप लोग जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पोषक पदार्थ हैं जिनको हम लोग मुख्य पोषक पदार्थों की तुलना में या मुख्य पोषक पदार्थों के अंदर रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ दोस्तों प्रोटीन की, ठीक है, अगर मैंने बात करी प्रोटीन की, अगर मैंने बात करी दोस्त कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर मैंने बात करी दोस्त विटामिन की, तो ये ऐसे पोषक पदार्थ हैं जहाँ से आपको बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से आप लोगों को किस तरीके से न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये अगर इनकी संरचना की हम लोग बात करें तो ये किससे बने हुए होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। तो आपको पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, विच मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप लोग बताएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका रेशियो भी कई बार आपको पूछ लिया जाता है। तो रेशियो होता है 1:2:1, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों के अगर रेशियो की बात करें तो 1% में कार्बन, 2% में हाइड्रोजन एंड 1% में चाहिए होती है ऑक्सीजन। आगे कि मैम ये करते क्या हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपको क्या करते हैं दोस्त, एनर्जी देते हैं। और एक बात याद रखना कि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ये आपको क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तुरंत ऊर्जा आप लोगों को देते हैं। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपने खाया है तो उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है, जो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं आगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर इनके मेन फंक्शन की बात करूं, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं, तो शरीर को ऊर्जा देना, ग्लूकोज के रूप में रक्त शर्करा को बनाए रखना, ये कार्य होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड मेंटेन ब्लड शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ब्लड शुगर को मेंटेन करने वाला एक हार्मोन भी हमारे शरीर में होता है, इंसुलिन, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इंसुलिन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे अगर कार्बोहाइड्रेट्स के हम लोग सोर्सेस की बात करें तो ये सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो अनाज आप लोग खाइए, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, चीनी, शहद और फ्रूट्स यानी फल, ये सब होते हैं इसके सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि शरीर की कुल ऊर्जा, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी मिलती है, कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, है ना। मक्का में कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब हम लोग आलू की बात करते हैं, है ना, और जब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम चावल की बात करते हैं, इनके अंदर हमें स्टार्च यानी कि मंड देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को उनके मॉलिक्यूल्स, अणुओं के आकार और संरचना के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं चीज़ें, आपको एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला जो टाइप है मोनोसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। मतलब आपको कभी भी पूछे व्हाट आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम लोग बताकर चलते हैं मोनोसेकेराइड, या सबसे पहले टाइप जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेकेराइड।
ठीक है। तो इन्हें कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल सिंपलेस्ट यूनिट कहते हैं। इन्हें और अधिक शर्करा में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि इनको और अधिक सरल शर्करा में हम लोग नहीं तोड़ सकते, क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्मेट है। इनके अंदर जो शुगर है उसका केवल एक ही मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है, तो अभी इनको कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक, तो जहां पर शुगर का केवल एक ही मॉलिक्यूल, और एक को कितना तोड़ोगे, 2 हो तो टूट सकते हैं, 3 हो तो टूट सकते हैं, 4 हो तो टूट सकते हैं, बट एक को नहीं तोड़ सकते। क्लियर। चलो अब इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है। ये स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं जैसे मिठाई खाते हैं हम लोग, और वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो इसे रक्त शर्करा भी कहा जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, तो आपको कभी भी पूछे एक मोनोसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर। ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड में जाकर आपको तत्काल ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी, और यही आपकी बॉडी के अंदर सेल्यूलर फ्यूल भी है, इसी को कहते हैं सेल्यूलर फ्यूल। ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी कोशिकाओं का ईंधन भी है, जो ग्लूकोज होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रक्टोज। फलों में पाई जाती है, फ्रूट शुगर। शहद में भी होती है प्यारे दोस्त, है ना। किस में हो सकती है, हनी में भी हो सकती है, शहद में। और प्राकृतिक रूप में सबसे मीठी शर्करा है, नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज। बहुत बार क्वेश्चन बना है एग्जामिनेशन में। अगला है गैलेक्टोज। यह दूध में लैक्टोज के रूप में पाई जाती है। अच्छा, दूध के अंदर लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज आता है एक डाइसेकेराइड के अंदर। ठीक है, ये एक डाइसेकेराइड में आता है, जो कि नेक्स्ट पढ़ोगे। लेकिन डाइसेकेराइड को बनाने में गैलेक्टोज का भी हाथ होता है, गैलेक्टोज भी बनता है। गैलेक्टोज मिलकर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर गैलेक्टोज बनाता है लैक्टोज, तो इसीलिए यह दूध में लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो टाइप है डाइसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा एग्जाम्पल डाइसेकेराइड, या दूसरा टाइप डाइसेकेराइड। जब 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में मिलती हैं तो डाइसेकेराइड बनते हैं। एक मोनोसेकेराइड ये, एक मोनोसेकेराइड ये दोनों आपस में मिल गए तो बन गया जी डाइसेकेराइड। नमस्ते नहीं बना, डाइसेकेराइड। ठीक है, तो बिल्कुल व्हेन 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट कंबाइंड अ डाइसेकेराइड इज फॉर्म। क्लियर। अब देखो ये भी पानी में घुलनशील है, क्योंकि मोनोसेकेराइड से बने हैं। भाई ये मोनोसेकेराइड भी पानी में घुलनशील था, ये मोनोसेकेराइड भी पानी में घुलनशील था, दोनों के मिलने से डाइसेकेराइड बने हैं। तो दैट्स मीन डाइसेकेराइड भी वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, और स्वाद में मोनोसेकेराइड की तरह मीठे होते हैं। अब डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो डाइसेकेराइड का पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज कैसे बनता है, इसमें एक मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज का मिला दीजिए, एक मॉलिक्यूल आप फ्रक्टोज का मिला लीजिए, दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो बनेगा डाइसेकेराइड। और कौन सा डाइसेकेराइड बनेगा, सुक्रोज बनेगा। तो सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर या चीनी भी कहते हैं। आप घर में जो चीनी खाते हो ना, दूध में चाय में डालकर, वो यही है सुक्रोज। और ये किसमें, शुगर केन में भी मिलती है, गन्ना, शुगर केन, क्योंकि भाई चीनी जो होती है वो गन्ने से बनती है, तो ये शुगर के नाम से भी जाना जाता है, सुक्रोज। क्लियर। नेक्स्ट है लैक्टोज। दोस्तों लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो बनता है कौन सा डाइसेकेराइड, तो बनेगा लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर के नाम से, यानी कि इसको दूध की शर्करा कहते हैं। और दूध में जो हल्का सा मीठापन होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। आगे है माल्टोज। थर्ड एग्जाम्पल इज माल्टोज। तो माल्टोज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड, ये भी एक डाइसेकेराइड है। और यहाँ पर माल्टोज जब बनेगा तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, यानी यहाँ दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, माल्टोज। और माल्टोज अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, सीरियल्स, स्प्राउट ग्रेन्स के अंदर मिलता है, अनाजों की शर्करा है। ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, पॉलीसेकेराइड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट के
जटिल रूप है। सिंपल फॉर्म जो थी वो थे मोनोसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है वो है पॉलीसेकेराइड। क्लियर? जो कई मोनोसेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ गए तो बनेगा पॉलीसेकेराइड। पोली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, अब देखो ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और जल में भी घुलनशील नहीं है, तो ये सबसे अलग है। ये सबसे अलग है, टेस्ट लेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट ही नहीं होता। कैसे होते हैं दोस्त? टेस्ट लेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं है। और पानी में कैसे होते हैं? अघुलनशील, पानी में भी नहीं घुलेंगे। और इनके एग्जाम्पल्स, सबसे पहले स्टार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी चावल में, आलू में मिलता है। तो पौधों में ऊर्जा का संचय इसी रूप में होता है। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और उस खाने से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है प्लांट्स के अंदर, वो स्टार्च में ही या स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताओगे एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट इन दिस फॉर्म। एग्जाम्पल्स पोटैटो, राइस एंड व्हीट। क्लियर? जब आप आलू को खाते हो वाइट वाइट निकलता है, पानी में आप आलू को काट कर देखें, पूरा पानी हल्का हल्का सा वाइटिश वाइटिश हो जाएगा। चावल बनाते हो उससे निकलता है, मांड भी बोलते हैं जिसको, वो है ना। अब नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोजन जो है ये हमारे अंदर होता है। मनुष्यों में ऊर्जा का संचय इसी रूप में होता है और ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। इसको जंतु स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च। क्वेश्चन आ जाता है विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, तो आप बताते हो ग्लाइकोजन। जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा अपने आप हमारा लीवर स्टोर कर लेता है ताकि हम इसको तब यूटिलाइज कर सके जब हमें खाना नहीं मिले। जैसे जब हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत वाले दिन हम कुछ नहीं खाते लेकिन फिर भी हमारे अंदर एनर्जी रहती है, वो एनर्जी इसी ग्लाइकोजन को खर्च करके, स्पेंड करके मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में क्या है? संचित ऊर्जा। ये ना ग्लाइकोजन कवक जो होते हैं फंगस, उनके अंदर भी संचित ऊर्जा के तौर पर जानी जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स के अगले एग्जाम्पल की, सेल्यूलोज। यह पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। बहुत अच्छा पॉइंट। दिस इज कॉन्स्टिट्यूट द सेल वॉल ऑफ प्लांट। It is the most abundant organic substance found in nature. नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज, और आपकी इस प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसको बनाने का ये क्या करता है? काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये हैं आप लोगों के प्रोटीन। तो चलिए प्रोटीन से भी क्वेश्चंस आते हैं, बात कर लेते हैं प्रोटीन की। जो प्रोटीन होते हैं प्यारे दोस्त, इनकी अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन को शरीर का निर्माणक पोषक तत्व कहा जाता है, यानी बॉडी बिल्डर, आपकी बॉडी को बनाने का काम करते हैं और ये मरम्मत भी करते हैं हमारे अंगों की। तो इनको हम मरम्मत करने वाले, रिपेयरिंग या रिपेयर करने वाले पोषक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। आपकी कोशिकाओं को, आपके जो सेल्स हैं उनमें जो टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करते हैं। अब मैम इनकी संरचना की बात करें तो ये अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला के बने होते हैं जो प्रोटीन होते हैं। इसीलिए कभी भी पूछे कि प्रोटीन जो है ये क्या है, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन, और प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड ही होते हैं, है ना। इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मुख्य रूप से होता है, और नाइट्रोजन के साथ भाई सल्फर भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या हो सकता है? सल्फर भी। क्लियर? चलो आगे बात करेंगे कि ये क्या काम करते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि मानव शरीर का लगभग 17% हिस्सा प्रोटीन से बना है। ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि 50 to 60% हमें अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर हम लोग बात करें प्रोटीन तो अबाउट 17%, है ना। ये कुल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें से 9 एसेंशियल होते हैं जिन्हें भोजन से लेना ज़रूरी है। अब 9 एसेंशियल हो गए, और हम लोग बताकर चले कि आप लोगों के 11 से जो 10 होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब ये आपको, आपका शरीर खुद बना रहा है तो इनको आप लोगों के लिए खुद टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी खुद बनाएगी। लेकिन नो एसेंशियल है जिन्हें आपको खाने से लेना होगा। ये स्टेटमेंट जरूर यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब ये क्या काम करते हैं? तो कोशिकाओं का निर्माण, जैसा कि मैंने अभी कहा, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, पेशियों का विकास करते हैं, और एंजाइम हार्मोन का निर्माण। आपके शरीर में जितने भी एंजाइम और हार्मोन बनते हैं, दीज
ऑल आर प्रोटीन। ये सब के सब क्या होते हैं दोस्त? प्रोटीन होते हैं, इस बात को भी याद रखोगे। अब इनके सोर्सेज, भाई आप जानते हो दाल खाइए, सोयाबीन खाइए, है ना, ये सब प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अंडे हो गए, दूध, मांस, ये मछली, ये सब आप लोग याद कर सकते हो, सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन की भी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन की भी कुछ टाइप्स हैं जो आपको पूछी जाती है। जैसे कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे शरीर में होती हैं, संरचनात्मक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन शरीर के ऊतकों को आकार और मजबूती देती हैं। जैसे कि कोलेजन, कोलेजन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, तो ये शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह त्वचा, हड्डी, टेंडन और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंड कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बोन्स में होता है, हम लोगों के लिगामेंट, टेंडन हमारी स्किन में होता है, तो आप बताते हो कैलोजन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन, जो संकुचित होती है दोस्त, जैसे आपका दिल धड़कता है तो ये प्रोटीन मांसपेशियों में या मांसपेशी के संकुचन और शारीरिक गति के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन करती है। आपका जो हार्ट है वो भी तो एक पूरी मसल से बना हुआ है, कार्डिक मसल, हृदय पेशियां आपके दिल को बनाती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो दिल है वो भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है एक्टिन और मायोसिन। तो ये मांसपेशियों में पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण हम हाथ पैर हिला सकते हैं और हमारा हृदय भी धड़क सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट है आप लोगों के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हो जाती है हमारी प्रोटेक्टिव या डिफेंस प्रोटीन, जिनको कहते हैं रक्षात्मक प्रोटीन। ये हमारे शरीर को बाहरी कीटाणुओं से बचाते हैं, है ना। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल जर्म्स। अब जैसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इन्हें हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी में बनती है, रक्त में, ये रक्त में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया व वायरस को पहचान कर नष्ट कर देते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनती हैं, एंटीजन बनते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। और लास्ट है आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, परिवहन आपकी प्रोटीन। ये शरीर के अंदर पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, है ना। जैसे हेमोग्लोबिन, ये जो हेमोग्लोबिन है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, कुछ और प्रोटीन जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, एल्ब्यूमिन, यहाँ पर ये भी क्या है? आपके ब्लड में ही होती है। तो यह रक्त में मौजूद और शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने का काम करती है एल्ब्यूमिन। अब कुछ और प्रोटीन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिखाया कि कैलोजन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी। कैराटीन, ये भी एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, आपके बाल में और आपके नाखून वगैरह जो उनमें मिलती है। एक्टिन, मायोसिन, ये मोशन के लिए जिम्मेदार होती है, मसल्स में होती है। हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, आपकी आरबीसी में होती है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर भी बताई आपको कि कैराटीन हमारे बाल में होती है, नाखून में होती है, और एक होती है इलास्टिन, यह त्वचा और रक्त वाहिकाओं के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इलास्टिन, है ना। इलास्टिसिटी देती है आपकी ब्लड वेसल्स को। तो अब ये आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है क्या, जो प्रोटीन था वो भी कंप्लीट। अब चलते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं बेटा। आप जानते हो विटामिन क्या करती है हमारे शरीर के अंदर? अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें रोगों से लड़ने की क्या देती है? शक्ति देती हैं। तो मतलब विटामिन्स भी एक तरीके के ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं दोस्त? हम लोगों को जो इम्यूनिटी देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। अगर मैं विटामिन टर्म की बात करती हूँ तो इस विटामिन टर्म को या विटामिन की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम बताते हैं कैश्मीर फंक। क्लियर, कैश्मीर फंक नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्हीं को जाता है इसका डिस्कवरी का श्रेय। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कैश्मीर फंक जो होते हैं इन्होंने 1911 में, कभी कभी 1912 भी लिखा जाता है, तो क्या कहा था? विटामिन्स की डिस्कवरी की थी, तो इसीलिए इनका जो नाम है वो आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि जो विटामिन्स होती हैं इनको दो भागों में बांटा है। तो पहली है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी जो वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विटामिन वसा में फैट में घुल जाती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है। ठीक है, ये कौन कौन सी होती है इनको आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से।
ट्रिक क्या है दोस्त? कीड़ा, है ना। तो KEDA, ये 4 ऐसी विटामिन है जो कि आप लोगों की फैट के अंदर डिसोल्व हो जाती है और आपके लीवर के अंदर ये स्टोर होती है, जैसे कि इस तरीके से। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल, और ये किसके अंदर होता है? गाजर, पपीता, हरी सब्जी। अगर विटामिन ए की कमी से हम लोग देखें कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हम लोग बताते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। क्लियर? अगर हम लोग देखते हैं विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरोल कहते हैं, जो कि आपको सनलाइट में मिलती है और फिश ऑयल में, इसकी कमी से बच्चों के अंदर हो जाता है रिकेट्स नाम की बीमारी। ये याद रखना। विटामिन ई, टोकोफेरोल, क्या होता है इसका? इसका नाम, केमिकल नेम टोकोफेरोल, और ये बादाम, अंकुरित अनाज, सूरजमुखी का जो तेल है इनके अंदर होती है। और ये हमारी ब्यूटी विटामिन भी होती है, इसको सौंदर्य विटामिन तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव अंगों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग देखते हैं महिलाओं में बांझपन, लड़कों में नपुंसकता यानी इनफर्टिलिटी इन फीमेल एंड स्टरिलिटी इन मेल हो जाता है। आगे विटामिन के, इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है। ये पालक, गोभी, टमाटर, सोयाबीन में मिलती है, और इसकी कमी की वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन। तो इसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो गई, डेफिशिएंसी अगर हो गई, तो चोट लगने पर खून बहता रहेगा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाती हैं, है ना, और शरीर में लंबे समय तक जमा नहीं रहती है, पानी के साथ निकलती रहती हैं। तो ये हो जाती हैं आप लोगों की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाली विटामिन, और विटामिन सी। तो जैसा कि B1 है, इसका केमिकल नेम थायमीन है। ये मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, इनमें मिलती है, और इसकी कमी से हमारे अंदर बैरी बैरी नाम की बीमारी होती है। कौन सी भाई? बैरी बैरी। गाना तो सुना होगा, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, है ना। आगे है B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से हमारे अंदर किलोसिस बीमारी, हाथ पैर फट जाते हैं, मुंह के कॉर्नर फट जाते हैं, ये इसके सोर्सेज होते हैं, है ना। B3 नियासिन, इसकी कमी से हमारे अंदर पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको हम 4D डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसमें डर्माटाइटिस, डायरिया, ठीक है, डिमेंशिया, याददाश्त भूल जाना और डेथ भी हो सकती है। B5 पेंटाथोनिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है? बर्निंग फीट डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी कमी से बर्निंग फीट, मतलब कि क्या होगा? पैरों में बहुत ज़्यादा जलन सी होना शुरू हो जाती है, आग निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना कई बार पैरों में आग निकल रही है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर, तो विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है दोस्त, खून में कमी, ठीक है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। ये किस किस में मिलती है? लीवर में, मांस में, अनाज में। B7 बायोटीन, इसकी कमी से हेयर लॉस वगैरह होना शुरू हो जाता है ना, और ग्रे हेयर हो जाते हैं, बालों में दिक्कत, बाल सफ़ेद, और कई बार स्किन रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती है। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं साइनोकोबलामीन, इसकी वजह से, इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, जिसको हम प्राणघाती एनीमिया भी कहते हैं। और एक है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसके अंदर हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, और खट्टे फल सब्जियां विटामिन C का सोर्स है। एक होती है विटामिन B9, जिसको कहा जाता है फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फोलेट इसको कह देते हैं, इसकी कमी से मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। क्या भाई? मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ सकता है। तो आज के इस, ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ अपने महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो में हम कौन सा बेहतरीन टॉपिक कर सकते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने इस वीडियो से सीखे, वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, और सभी को जय हिंद।